हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी। और ये बड़ा ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मैं बोलूँ जेई एज वेल एज नीट दोनों का फेवरेट भी है। जेई मेंस में भी ऑलमोस्ट हर सेशन में क्वेश्चन है एंड नीट में भी है। और मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए 2025 से 25 तक कवर किए हैं। और आपको मेरी थ्योरी सुनने के बाद स्क्रीन रोकनी है, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। तो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। एक्चुअली क्या है, पहले मैं सोच रहा था कि पूरा प्यूरिफिकेशन एंड क्रोमेटोग्राफी का वीडियो एक साथ बना दूं, बट ये बहुत लेंदी जा रहा था। तो मैंने सोचा क्रोमेटोग्राफी सेपरेट बनाते हैं, जेल्डाल सेपरेट बनाते हैं, एंड मतलब जेल्डाल ड्यूमा एक साथ बना देंगे एंड देन केरियस मेथड अलग बना देंगे। रीजन बीइंग कि एक साथ बना रहे, बहुत लेंथी वीडियो जा रहा है 3-4 आवर्स का। तो मतलब आप मुझे बता देना कि मतलब अगर आप 3-4 आवर्स का वीडियो दे सकते हैं तो एक साथ ही बना देंगे, नहीं तो फिर 1 आवर का सेपरेट भी इस तरीके से बनाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको थ्योरी बताऊंगा एंड आप स्क्रीन रोकेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एंड उसके बाद कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट करेंगे कि, क्योंकि देखो मेरा क्या मानना है कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए मेरी बात। अगर वो नहीं पहुंच रही है तो फायदा नहीं है। एंड यस, मे बी आप मेरे पे काफी ट्रस्ट करते हैं, नहीं सर पढ़ा रहे तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो इतना बेनिफिट नहीं है। देखिए पर्पस क्या है क्लास अटेंड करने का, कि क्वेश्चन हो जाए। तो आई ऑलवेज बिलीव ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो हर क्वेश्चन में यही करना है अपने को, स्क्रीन रोकनी है, खुद से अटेम्प्ट करना है, मेरी बात सुननी, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करना है, राइट। एंड मैंने सीक्वेंसिंग ऐसे नहीं ली 2025 24, सीक्वेंसिंग ऐसे लिए कि टिल एंड आपका पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाए, राइट। मतलब हम आपको इंश्योर करवा रहे हैं इस चीज को कि आज का क्रोमेटोग्राफी सेशन अटेंड करने के बाद आप क्रोमेटोग्राफी से डरना छोड़ देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम, एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम है एंड पैक्ड विद सिलिका जेल। इसे किससे पैक किया है? सिलिका जेल से। was used to separate a mixture of compounds consisting, अब इसे सेपरेट, 3 मिक्सचर को सेपरेट करने का काम आ रहा है, बेंजेलिनाइड, एनिलाइड एंड एसिटोफिनोन। When the column is eluted, जब कॉलम को हम इल्यूट कर रहे हैं, इल्यूट मतलब सेपरेट आउट कर रहे हैं विद अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है? हेक्सेन इथाइल एसीटेट which is in ratio 20:80, the sequence of obtained compound। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझने के लिए ही थ्योरी चाहिए, तो मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर आप दोबारा क्वेश्चन रीड करिए और बताइए वीडियो एबल टू अंडरस्टैंड, आंसर देखिए, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज। तो यू कैन से कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है, जिसमें हम एक ट्यूब लेते हैं विद अ ओपनिंग लॉन्ग नैरो ट्यूब एंड इसमें एक टैप की तरह क्लोजिंग होती है, टैप, राइट। अब देखिए क्या है, इसमें हमने फिल किया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें हमने फिल किया हुआ है सिलिका जेल, राइट। इट हैज सिलिका जेल। सिलिका जेल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। तो पहला डाउट तो यही आता है कि व्हाट इज अ स्टेशनरी फेस। समझाते हैं आपको स्टेशनरी फेज क्या है। तो स्टेशनरी फेज सिलिका जेल है। नाउ अब क्या होता है, इसके ऊपर हम मिक्सचर डालते हैं, सैंपल, जिसे आप लोड सैंपल भी बोल सकते हो, टोटल सैंपल भी बोल सकते हो। तो यू कैन से यहां पर ये एक मोबाइल फेज होता है और मोबाइल फेज के अंदर ही तीनों कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ऑल 3 कंपोनेंट्स यू कैन से ए, बी एंड सी, तीनों कंपोनेंट है प्लस मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट सुटेबल होता है, सुटेबल लिक्विड होता है, जिसमें ये कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं और उसकी हेल्प से मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट का मोबाइल फेज में किस हद तक डिसॉल्व होना और स्टेशनरी फेज पे किस हद तक एब्जॉर्ब होना, दोनों के इक्विलिब्रेशन पे डिपेंड करती है ये चीज, करेक्ट। नाउ अब क्या हुआ, अब समझते हैं व्हाट इज स्टेशनरी फेज, व्हाट इज मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज वो चीज है जिसके ऊपर सब्सटेंस कंपोनेंट
मूव करेंगे. दे कैन मूव बाय एड्सॉर्प्शन एंड बाय देयर एफिनिटी, राइट, कि कितना बॉन्ड फॉर्मेशन है, कितना एड्सॉर्प्शन है, उससे मूव करते हैं. मोबाइल फेज क्या होता है, जो कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करके उस स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव करने में हेल्प करवाता है. जैसे इनिशियली ये होगा एंड आफ्टर सम टाइम, अगर इसी चीज को मैं बताऊं तो आफ्टर सम टाइम यही सेम इमेज होगी, और अगर हम बोले इसी सेम इमेज में आफ्टर सम टाइम इसी सिलिका जेल के ऊपर ऊपर तो रह जाएगा क्या, ऊपर रह जाएगा मोबाइल फेस, एंड थोड़ा बहुत मोबाइल फेस नीचे भी इस सॉल्वेंट के ऊपर मूव करता रहेगा, और धीरे धीरे आपको ऐसे 3 डिफरेंट लेयर मिल जाएगी, ए बी एंड सी. अब ये जो 3 लेयर मिली, ये किसकी वजह से मिली, ड्यू टू डिफरेंट एड्सॉर्प्शन. क्योंकि ये जो सिलिका जेल है इसके सरफेस पे ये जो तीनों कंपोनेंट है इनका एड्सॉर्प्शन अलग अलग है. ओके, अब इस पूरी थ्योरी को समराइज करते हैं. तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बाद में ऐसे कॉलम्स बन जाते हैं जिसमें सॉल्वेंट मदद कर, मुझे ज्यादा करेक्ट है मोबाइल फेस लिखना चाहिए, जिसमें मोबाइल फेस हेल्प करता है. किसमें, मोबाइल फेस इज हेल्पिंग यू इन मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, और कितना सिलिका जेल स्टेशनरी फेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस बेसिस पे ये क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे. अब आप एक और चीज समझिए, इस पूरे डिस्कशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हमें ये चीज समझ आई कि सिलिका जेल इज अ स्टेशनरी फेस, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है. क्या होता है, सॉलिड, राइट. तो स्टेशनरी फेस इज एयर सॉलिड एंड मोबाइल फेस इज लिक्विड. मोबाइल फेस क्या होता है, लिक्विड होता है. एक तो ये बात समझ आई. दूसरी बात ये समझ आई कि सिलिका जेल क्या है. तो सिलिका जेल के बारे में भी याद रख लो, इट इज अ पोलर, ये पोलर कंपोनेंट है. सिलिका जेल पोलर होता है. क्या होगा, पोलर, यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिलिका जेल पे वही एड्सॉर्ब होगा जो ज्यादा पोलर होगा. अब देखिए मोबाइल फेस में डिसॉल्व होके मूव करने लगे, इसके लिए मैं एक एनालॉजी देता हूं. ऐसे मानिए कि एक ग्राउंड है कच्चा और उस पे आप सभी को सेम बाइक दी हुई है और आपको काफी सारे लोगों का ग्रुप है एंड आप उस पे ग्राउंड पे चल रहे हैं. तो हमने क्या किया, ग्राउंड पे चारकोल का एक कंक्रीट वो ट्रैक बना दिया जिसे हम बोलते हैं सड़क. तो सपोर्ट एक न्यूट्रल सपोर्ट है ग्राउंड, उसके ऊपर हमने चारकोल का कंक्रीट सड़क बना दिया. दिस इज योर स्टेशनरी फेस एंड आप सभी कंपोनेंट हैं अलग अलग जितने भी लोग हैं एंड वो मूव कर रहे हैं किस पे, बाइक पे. दिस बाइक इज योर मोबाइल फेस जो आपको उस स्टेशनरी फेस में मूव करने में हेल्प कर रही है. अब मान लेते हैं ग्रुप ऑफ 100 पीपल्स हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे कुछ टाइम में 20-20 में. किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड. अब यहां पर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं कि मोबाइल फेस यानी बाइक कितनी स्मूथ चल रही है, सबका बाइक के साथ कितना अच्छा वो है एक्सपीरियंस, मतलब कितना स्मूथ बाइक में चल सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे कितना इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं मोबाइल फेस में, एज वेल एज वो जो रोड है उसका एड्सॉर्प्शन, यानी कि उस पे बाइक कितना स्मूथ रन कर रही है. तो this road is stationary phase, this bike is mobile phase and you are the component. सेम वे हमेशा जब भी क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हमेशा एक फेज लेते हैं जिसपे सॉल्वेंट के अंदर, मोबाइल फेज के अंदर कंपोनेंट डिसॉल्व होकर उस पे रन आउट करते हैं, और कितना एब्जॉर्ब हो रहा है इस एक्सटेंट के बेसिस पे स्टेशनरी फेज पे वो मोबाइल फेज के साथ कंपोनेंट कितना डिसॉल्व हो रहा है इस बेसिस पे वो सेपरेट आउट होते हैं. अब जब ये सेपरेट आउट हो गए तो इनको निकालना भी तो है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं, ठीक है. और वो सॉल्यूशन यहां पे क्या है, सॉल्यूशन कह रहे हो सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट यहां पे हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर, और हेक्सेन और इथाइल एसीटेट 20:80 मींस इसमें ज्यादा क्या है, इथाइल एसीटेट. मींस ये सॉल्वेंट कैसा है, पोलर. तो जब आप इसे वॉश करेंगे तो सॉल्वेंट के लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसने बोला ना सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेन्ड कंपाउंड, तो सबसे पहले कौन एक्सट्रैक्ट होगा, जो ज्यादा पोलर होगा, उसके बाद लेस पोलर, उसके बाद लीस्ट पोलर. इट मींस
लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ स्टॉप द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट दिस। अब आंसर देखते हैं। तो देखो अब हमें समझ आया कि हमें पोलैरिटी में चेक करना है, और पोलैरिटी आप विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आप क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। नाउ अब आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे पोलैरिटी ये भी चेक करवा रहे हैं ऑर्गेनिक आती है या नहीं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में ये बात याद रखनी है, CO बॉन्ड इज वेरी पोलर बॉन्ड। CO स्ट्रॉन्ग भी होता है, हाईली पोलर बॉन्ड भी होता है, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन की मैक्सिमम रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है। अब यहां पे सबसे पहले बेंजेनिलाइड, बेंजेनिलाइड है। अच्छा बेंजेनिलाइड है यानी बेंजीन इधर है और CONH फिर एक बेंजीन इधर है। दिस इज A। ये क्या है हमारा A है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, B इज एनिलीन। एराइल हैलाइड में हमने पढ़ा है, एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में एनसीईआरटी में, आउट ऑफ क्लोराइल क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कौन ज्यादा पोलर होता है। तो रेजोनेंस से पोलैरिटी डिक्रीज होती है। यहां पे ये बेंजीन के साथ डायरेक्ट रेजोनेंस में है, तो डायरेक्ट रेजोनेंस में होने की वजह से पोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है, एंड इसका डाइपोल मोमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट 1.6 के आसपास होगा लीस्ट। नाउ अब आते हैं C इज एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन में 2 बेंजीन कनेक्टेड है और CO ग्रुप है, और यहां पे N आने की वजह से थोड़ा सा रेजोनेंस आ गया है, और रेजोनेंस आल्सो डिक्रीजेस डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा पोलर है एसिटोफिनॉन। क्या है सबसे ज्यादा पोलर, एसिटोफिनॉन है। इसका डाइपोल मोमेंट अप्रॉक्स 3 के आसपास होता है, एंड इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है अराउंड 2.7 के आसपास। तो यहां से हमने एक ऑर्गेनिक का भी कॉन्सेप्ट समझा, रेजोनेंस डिक्रीजेस डाइपोल मोमेंट एंड CO बॉन्ड इज हाईली पोलर। तो सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट कौन है, सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है C। तो सबसे पहले कौन एक्सट्रैक्ट होगा, C, क्योंकि इस सॉल्वेंट में भी इथाइल एसीटेट है पोलर, बाय लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट ये पहले एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो C के बाद कौन एक्सट्रैक्ट होगा, A। कौन एक्सट्रैक्ट होगा, A। क्योंकि ये लेस पोलर, लीस्ट पोलर कौन है, एनिलीन, ये लास्ट में होगा। तो आंसर इज C, A एंड B। कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूं मैं, ठीक है। C A B, A इज बेंजेनिलाइड, यस राइट, ठीक है। तो कंसेप्ट मैंने समझा दिया, हो सकता है कई बार मैं ऑप्शन गलत टिक कर दूं। तो अब आप देखिए क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। अगर कुछ कंफ्यूजन रही तो प्लीज कमेंट, मैं चाहता नहीं हूं कि इस सेशन के बाद कोई भी डाउट आपको रहे। अब आगे चलने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि जब भी हम ये चेक करेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्होंने, सेपरेट होने में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा कि स्टेशनरी फेज पे कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि मोबाइल फेज में कितना डिसॉल्व हुआ है, राइट। यानी एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज एंड एड्सॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज। ओके, आई होप सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। आगे वाले क्वेश्चंस आप अभी इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर RF वैल्यू। अब रिटार्डेशन फैक्टर समझा देते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर को मैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल से समझाता हूं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का पहला एग्जांपल हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, दूसरा एग्जांपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आप एक बीकर लेते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास का, एंड उस बीकर में आप एक ग्लास की प्लेट, वैसे वो ग्लास की प्लेट छोटी होती है, इधर बोर्ड पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, तो उस पे आप क्या करेंगे, एक ग्लास प्लेट लेते हैं, अ वेरी थिन ग्लास प्लेट, और वो रख देते हैं यहां पे, अ वेरी थिन ग्लास प्लेट, एंड इट इज कोटेड, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, वेरी थिन कोटिंग। ये जो ग्लास प्लेट होती है 0.2 mm की होती है, एंड इसके ऊपर कोटिंग करते हैं सिलिका जेल की। किसकी कोटिंग करते हैं, सिलिका जेल। तो इट इज अगेन कोटेड विद सिलिका जेल। तो अब आप समझ गए हो कि दिस इज व्हाट इज सिलिका जेल हेयर, करेक्ट, स्टेशनरी फेज। क्या है,
स्टेशनरी फेज है। अब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, इसमें एक लाइन खींचेंगे नीचे से 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के, बेस ये 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस जनरली छोड़ते ही हैं, और यहां पे कंपोनेंट रख देंगे। लेट्स से इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट ए एंड बी, और अब इसे एक मोबाइल फेस में डिसॉल्व कर देंगे। किसमें डिसॉल्व करेंगे? मोबाइल फेस में। ध्यान से सुनना, अब हमने इसमें यहां फिल कर दिया है मोबाइल फेस। आई होप डायग्राम में सब कुछ क्लियर है। तो अब आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। एक बीकर है सर्कुलर, उसमें एक ग्लास की प्लेट डाली है, और 1/2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे एक लाइन पे, जनरली हाफ ही लेते हैं कैसा भी क्रोमेटोग्राफी हो, वहां पे जो कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो डाल दिए। अब वो मोबाइल फेस में मिक्स है, ठीक है। वैसे ये मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंपोनेंट यहां होता नहीं है, इसी में ही मिक्स होता है, ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है। तो थिन लेयर में अब ये कंपोनेंट ए और बी मिक्स है, और एक बेस लाइन यहां पे फिक्स कर दी है। लेट्स से दिस इज द बेस लाइन, ठीक है। ये क्या है, हमारी बेस लाइन है। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि ओवरऑल क्या हुआ, हमने यहां पे एक सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस के अंदर कंपोनेंट ऐड कर दिए ए एंड बी, और ग्लास प्लेट पे सिलिका जेल क्या है, कोटेड है, और उसे डिप कर दिया। अब क्या होगा, विद टाइम जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, ध्यान सुनना, जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट्स से ए आया यहां तक, ठीक है। जो कम एड्सॉर्ब होगा स्टेशनरी फेस पे, जो कम एड्सॉर्ब होगा स्टेशनरी फेस पे, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और ये मूवमेंट क्या होगी, सॉल्वेंट, यानी मोबाइल फेस होगा ही होगा। स्टेशनरी फेस इज द रोड, मोबाइल फेस इज द बाइक, एंड कंपोनेंट्स आर सिटिंग ओवर इट। तो यानी कि सॉल्वेंट भी जा रहा है। जनरली सॉल्वेंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस और सॉल्वेंट। अब आप बेस लाइन से मैं आपको कुछ डिस्टेंस दे देता हूं, ठीक है। तो बेस लाइन से अब वैल्यू डिस्टेंस की ले लेते हैं। ए कंपोनेंट के लिए बेस लाइन से डिस्टेंस है लेट्स से 5 सेंटीमीटर, और बी कंपोनेंट के लिए ध्यान से देखना, बी कंपोनेंट के लिए डिस्टेंस है लेट्स से 8 सेंटीमीटर, एंड मोबाइल फेस के लिए डिस्टेंस है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर है, लेट्स से मैं आपसे बोल रहा हूं रिटार्डेशन फैक्टर लिखो कंपोनेंट ए का। क्या लिखो? कंपोनेंट ए। तो रिटार्डेशन फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए फ्रॉम बेस लाइन। कितना डिस्टेंस ए कवर करता है बेस लाइन से, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए फ्रॉम बेस लाइन टू the distance traveled by mobile phase, to the distance traveled by mobile phase from baseline. This is what, ये क्या है हमारा रिटार्डेशन फैक्टर है, करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए कंपोनेंट ने? तो ए कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है 5, और बेस लाइन से सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10। व्हाट इज योर आंसर? 0.5। अब आप एक चीज समझ रहे हैं, एवरी टाइम सॉल्वेंट का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, बाकी दो कंपोनेंट का कम होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो कोई एक कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ वहां तक पहुंच जाए। इट मींस एवरी टाइम रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये एज अ चेक भी यूज होगा। जब भी मल्टीपल चॉइस में आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आरएफ वैल्यू निकालनी होगी, तो आप ऑप्शन में समझ जाएंगे आंसर शुड बी लेस देन 1, यानी मैं सही कर रहा हूं। इससे एक और फायदा भी, ट्रिक डेवलप हुई। एग्जाम में मुझे डाउट है, 2 डिस्टेंस दे रखे, एक 10 और एक 5। अब मुझे डाउट है कौन सा मोबाइल फेस का डिस्टेंस है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो मुझे पता है आंसर लेस देन 1 जाना है।
ये कब आता है तो ध्यान रखो, कभी हमने ये सुना है बड़े ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तो ध्यान सुनना, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तो आंसर इज लेस देन 1। क्या होगा आंसर? लेस देन 1। यानी मैक्सिमम आरएफ वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। करेक्ट। तो ये मैंने आपको आरएफ वैल्यू के बारे में सारी बात बताई। अगर आपको समझ आई तो आप आरएफ वैल्यू ऑफ बी निकाल के कमेंट करिए कि व्हाट इज द आरएफ वैल्यू ऑफ बी। नाउ अब क्वेश्चन का ऑप्शंस देखते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा स्क्रीन रोक के। आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आरएफ वैल्यू टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में नीचे की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। हाँ, थिन लेयर में जा रहा है, पता ही नहीं चला स्लाइड चेंज हो गई। थिन लेयर में जा रहा है ऊपर की तरफ और कॉलम में आ रहा है नीचे की तरफ। प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ये किस पे डिपेंड करता है? दिस इक्वली डिपेंड्स ऑन कि उसका कितना इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ है और कितना इंटरेक्शन एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेज पे। मतलब आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये दोनों बात पर डिपेंड करता है। आप कितने कंफर्टेबल बाइक के साथ हैं और कितना वो रोड स्मूथ है, दोनों पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो आरएफ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हायर आरएफ वैल्यू मींस हायर एड्सॉर्प्शन। जब भी एड्सॉर्प्शन वर्ड लिखा हो तो आप समझ जाना हायर एड्सॉर्प्शन ऑन स्टेशनरी फेज। वो स्टेशनरी फेज के रिस्पेक्ट में ही बात होगी, क्योंकि मोबाइल फेज तो बस कंपोनेंट को अपने आप में डिसॉल्व करके उस स्टेशनरी फेज पे मूव कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो हायर आरएफ वैल्यू मींस हायर एड्सॉर्प्शन। जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, जो ज्यादा स्टिक करेगा सरफेस पे, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जो लेस एड्सॉर्ब होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। राइट। आप खुद समझिए, अगर सड़क ज्यादा वो होगी, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और एक सड़क स्मूथ, तो मतलब आई नो थोड़ा फिजिक्स की वजह से यहाँ गड़बड़ हो सकती है, बट मैं एनालॉजी ले रहा हूँ तो ये सब कम निकाल लेना। तो आप ऑब्वियसली जहां स्मूथनेस है वहां ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, जहां फ्रिक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन है, वहां कम डिस्टेंस कवर होगा। तो हायर एड्सॉर्प्शन, हायर आरएफ वैल्यू। डिस्टेंस अगर ज्यादा कवर होगा तो आरएफ वैल्यू ज्यादा आएगी, डिस्टेंस कम कवर होगा तो आरएफ वैल्यू कम आएगी। यानी हायर एड्सॉर्प्शन पे आरएफ वैल्यू क्या होती है? लेस। क्या होगी आरएफ वैल्यू? लेस। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, अगला, आरएफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फेज। आरएफ वैल्यू क्या मोबाइल फेज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि मोबाइल फेज कैसा है, क्योंकि वही लाइट इज ऑल लाइक कॉन्सेप्ट वाली बात मोबाइल फेज पे भी तो लग सकती है। अगर वो बहुत पोलर है और एक कंपोनेंट कम पोलर है तो ऑब्वियस है वो एड्सॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी, कोई भी फैक्टर वो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। द वैल्यू ऑफ आरएफ फैक्टर कैन नॉट बी मोर देन 1। ये बात भी सही है। रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी कंपोनेंट सॉल्वेंट जितना डिस्टेंस ही कवर कर सकता है। राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और मैंने अगर आपको बताऊं तो ये 2 क्वेश्चन में अगले 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट लगभग करा दिए। अब आगे देखना, फटाफट फटाफट होना है अपना। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखते ही कर दिया होगा, फर्स्ट उसमें डिस्कस किया। प्रिंसिपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नो, कैपिलरी एक्शन नो, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन सॉलिड फेज। राइट। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा था? सिलिका जेल जो सॉलिड फेज था, स्टेशनरी फेज, तो देखिए उन्होंने सॉलिड फेज लिखा बिकॉज दे वांट टू नो। क्या आपको पता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है? राइट। तो सॉलिड फेज, स्टेशनरी फेज, तो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन सॉलिड फेज। यस, दिस इज द प्रिंसिपल, लर्न इट। ये हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है एंड दिस इज द आंसर। डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन सॉलिड, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे आप कॉटन को वाटर में डिप करें, वो सब कुछ एब्जॉर्ब करे। एडजॉर्प्शन क्या होता है? जो सरफेस पे ही होता है। जैसे ये व्हाइट वॉश आपके घरों में, ये सरफेस पे, ये सीमेंट के अंदर नहीं है,
या फिर चौक का कॉमन एग्जांपल देते हैं, ब्लू इंक में डिप करो, ब्लू कलर सरफेस पे ही रह जाता है। तो दीज फिनोमिना आर एडसॉर्प्शन, करेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। RF फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर, मीटर पर सेंटीमीटर में इसे मेजर करते हैं, बताइए। मुझे लगता है इसका आंसर सभी ने दे दिया होगा, बिकॉज आपको पता है RF फैक्टर इज रेशियो ऑफ टू डिस्टेंस। इसकी लेट से कोई यूनिट है लेंथ L, इसकी यूनिट है L, कैंसिल, इट इज डायमेंशनलेस। RF हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये सबने सही किया होगा। RF वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट में RF वैल्यू कांस्टेंट होगी। आई गेस आप समझ रहे हो कि ये भी फॉल्स है, बिकॉज डिपेंड कर रहा है कि वो कंपोनेंट है वो हर सॉल्वेंट की पोलैरिटी अलग होगी, तो हर सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी कंपोनेंट की अलग होगी, तो उस एफिनिटी की वजह से स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्प्शन अलग होगा, तो डिस्टेंस अलग आएगा। अब डिस्टेंस अलग आया तो RF वैल्यू भी अलग आएगी, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In chromatography technique, the purification of compound is dependent on, independent, not dependent। जो purification है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट, solubility of compound, क्या solubility of compound पे डिपेंड नहीं करता, करता है। solubility of compound पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा soluble होगा उतना ज्यादा मोबाइल फेज में मिक्स होगा और उतना ज्यादा स्टेशनरी फेज पे जाएगा, तो उस पर डिपेंड करने वाली है चीज। मोबिलिटी और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, यस, सॉल्वेंट सिस्टम मतलब मोबाइल फेज प्लस कंपोनेंट पूरा मिक्स होके जो मूव करेगा उस पे डिपेंड करेगा, यस, इस पे भी डिपेंड करेगा। सी, फिजिकल स्टेट ऑफ प्योर कंपाउंड, जो प्योर कंपाउंड है उसकी फिजिकल स्टेट नहीं। एक्चुअली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक तो क्या है, एक मोबाइल फेज में मिक्स करके स्टेशनरी फेज पे उसको दौड़ा देना है, अब वो चाहे एड्सॉर्ब हो या सॉल्युबल। दिस इज सिंपल, इन सिंपल टर्म्स क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट एड्सॉर्प्शन। यहां पे फेज पे डिपेंड नहीं करता, जो प्यूरिफिकेशन है फेज पे डिपेंड नहीं करता कि फेज क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि अपने सिलेबस में गैस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो जैसे अगर सिंप्लीफाई मैं करूं तो जो क्रोमेटोग्राफी है अपने सिलेबस में सिंपल क्रोमेटोग्राफी है, और ये क्रोमेटोग्राफी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट। दूसरा होगा हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नाउ जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है ये सॉलिड और लिक्विड को भी सेपरेट करने के काम आता है, सॉलिड गैस भी, तो सभी को, बट अपने सिलेबस में सॉलिड लिक्विड है। एंड जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ये भी लिक्विड कंपोनेंट और लिक्विड गैस को भी, बट अपने सिलेबस में गैस नहीं है, तो हम कह सकते हैं जस्ट लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने के काम आता है। नाउ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एंड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के दो एग्जांपल आपने पढ़ी लिए, वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड अनदर इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड दोनों में आपने देखा था स्टेशनरी फेज सिलिका जेल था, यानी वी कैन से जनरली स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी स्टेशनरी फेज इज सॉलिड फॉर योर 12th क्लास, एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड, मोबाइल फेज इज लिक्विड, हालांकि वो गैस भी हो सकता है बट अपने उसमें नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। लेंथ ऑफ द कॉलम और टीएलसी प्लेट, टीएलसी प्लेट कितनी लंबी है इस पे तो क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि जितनी लंबी प्लेट होगी उतना ज्यादा सॉल्वेंट डिस्टेंस कवर करेगा, उतना ज्यादा शार्प सेपरेशन आएगा, उतना ज्यादा अलग अलग आपको दिखेगा, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल स्टेट। बाकी ध्यान रखना बिकॉज क्वेश्चंस अब रिवर्स पूछ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आपसे पोलैरिटी दे देंगे। मान लो मोबाइल फेज पोलर दे दिया और तीन कंपोनेंट अलग अलग पोलैरिटी दे दी, पूछ लिया कौन ज्यादा मूव करेगा,
मोबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम, वही मतलब अब डिसॉल्व ज्यादा होगा उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 1 पूछ ही लिया है आपसे। लेंथ ऑफ द कॉलम, वो तो रिटार्डेशन फैक्टर आपसे कैलकुलेट करवा ही लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे मैंने आपको बताया, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप ही क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत आसान है, तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं एक एग्जांपल से। होता क्या है इसमें, देखो हम सब ने पेपर देखा है, तो मैंने आपको एनालॉजी दिया था ना, पहले एक न्यूट्रल ग्राउंड होता है, उसके ऊपर चारकोल की सड़क बनाते हैं, ट्रैक, रोड, दिस रोड इज स्टेशनरी फेज। ऐसे ही पेपर है, आप हम सब पेपर यूज करते हैं, लिखते हैं उसपे। पेपर में सेल्यूलोज का एक न्यूट्रल सपोर्ट होता है, उसमें वाटर डालते हैं, तो जो हमारे घर में पेपर है उसमें वाटर होता है, आप सबको पता है इसमें वाटर होता है। आपने देखा होगा कई बार पुरानी किताबें हल्की सी मॉइस्ट मिलती हैं या डैम्प हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो उसमें बीच में जो पोर्स होते हैं उसमें इंटरलॉक्ड है कौन, वाटर, यानी कि वो स्टेशनरी फेज है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर होता है सेल्यूलोज का, उसके बीच के पोर्स में लॉक्ड है क्या, वाटर, एंड दिस वाटर इज स्टेशनरी फेज। ये वाटर क्या है, स्टेशनरी फेज है। यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्टेशनरी स्टेट, लिक्विड। क्या होगा, लिक्विड होगा। एंड अगर वो वाटर है तो पोलर होगा। तो कंसेप्ट क्या होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो ज्यादा पोलर होगा वो वाटर के सरफेस पे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, जो कम पोलर होगा वो वाटर के सरफेस पे कम एड्सॉर्ब होगा। अब आप, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, खुद भी सोचो, राइट थिंकिंग से ही ब्रेन डेवलप होता है, जितना सोचोगे इमोशनल ब्रेन एमिगडाला उतना छोटा होगा एंड रैशनल ब्रेन बड़ा होगा। तो अब आप खुद सोचो, आपने देखा होगा कागज पे, पेपर पे पानी की बूंद गिर जाए और ऑयल का ड्रॉपलेट गिर जाए, कौन ज्यादा फैलता है, कमेंट योर आंसर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, जो अब जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, आई होप आपने खुद से भी ट्राई कर लिया होगा। Water present in the mobile phase gets absorbed by the paper which then forms the stationary phase. This is the beauty of JEE. वो एक स्टेटमेंट जो सही होती है उसी को थोड़ा गलत कर देते हैं। तो वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज, सब कुछ सही था, बस ये नहीं कहते कि मोबाइल फेज का वाटर एब्जॉर्ब होता है, नहीं नहीं, वो ऑलरेडी अलग से ही होता है पेपर के ऊपर। तो gets absorbed by paper which then forms stationary phase, wrong. Second, वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ पेपर फॉर्म स्टेशनरी फेज, बिल्कुल सही बात। जो पोर्स होते हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, दैट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। पेपर शीट फॉर्म द स्टेशनरी फेज, नो। जो ट्रैक है सड़क, चारकोल का रोड, दिस इज स्टेशनरी फेज, इधर के ग्राउंड राउंड नहीं है, उसके नीचे का। ऐसे ही पेपर का चारकोल सेल्यूलोज जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं है, सिर्फ उसमें जो वाटर पोर्स में है वो है। Paper and water present in the pores together form the stationary phase. No, always stationary phase किसी पे तो बनाया होगा। अब TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी आप देखिए, एक प्लेट थी ग्लास की, उसके ऊपर सिलिका जेल वैक्स किया, तो क्या ग्लास हमारा स्टेशनरी फेज हो गया? नो, स्टेशनरी फेज कौन है? सिलिका जेल। करेक्ट। ऐसे ही पेपर है, उसपे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वाटर क्या है? स्टेशनरी फेज। नाउ given below are two statements, एक assertion और एक reason. Thin layer chromatography is an absorption chromatography. Absolutely right. A thin layer of silica gel is spread over a 0.2 mm glass plate. एक बहुत thin plate, glass plate होती है, उस पे सिलिका जेल को क्या करते हैं? कोट करते हैं। In thin which act as an adsorbent, जो कैसे एक्ट करता है? Adsorbent और stationary phase, right? As a adsorbent or stationary phase. तो yes, assertion is true, reason is true and correct explanation, क्योंकि उस प्लेट पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है और इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो अब क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में उन्होंने बस ग्लास दे दिया आपको, दिस इज ए कॉम्पोनेंट, this is C component and this is B.
तो ये सिंपली ग्लास है और ये एड्सॉर्ब के ऊपर जा रहा है। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूजन इन सिलिका जेल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूजन इन सिलिका जेल। सिलिका जेल में कौन पहले सेपरेट आउट होगा? ठीक है, तो देखो वैसे तो डायग्राम में ही दिख रहा है कि सबसे ऊपर डॉट कौन सा है? ए, तो ये पहले इल्यूट हुआ। फिर कौन सा है? सी, फिर कौन सा है? बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए, देन सी, देन बी। दिस इज योर आंसर। मतलब यहां पे तो बस ये चेक करना चाह रहा है एग्जामिनर एक फंडामेंटल चीज, क्या बच्चे को क्रोमेटोग्राफी के बारे में इतना पता है कि जो कंपोनेंट पहले सेपरेट होगा वो ऊपर मिलेगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, और जो स्टिक होगा एड्सॉर्ब होगा वो नीचे मिलेगा। बस फंडामेंटली इतना पता करना चाह रहा है। ठीक है, तो आई गेस इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का आइडिया है। एंड मैं बार बार चीजें इसीलिए रिपीट कर रहा हूं सो टिल द एंड ऑफ सेशन आप एकदम क्रोमेटोग्राफी आत्मा में समझ जाए आपके। यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी वाज सेपरेटेड। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, मतलब कॉलम मतलब वही ट्यूब है और सिलिका जेल भर दिया है अंदर, ऊपर मोबाइल फेस फिर डाल के बीकर। पहला क्वेश्चन, ए इल्यूट फर्स्ट। ए पहले इल्यूट हो रहा है, यानी कि उसमें जो है सबसे पहले क्या कौन आ गया? ए। वैसे यहां कॉटन प्लग लगा के रखते हैं, मैं बताना भूल गया। तो यहां पे आपको मिल रहा है सबसे नीचे मिल रहा है ए और बाद में मिल रहा है बी। अब सीधी सी बात है, आपको पता है जो स्टेशनरी फेस पे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो कम एड्सॉर्ब करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ए इल्यूट फर्स्ट यानी ए सेपरेट हुआ है पहले, यानी ए कम एड्सॉर्ब हुआ है। बी बाद में इल्यूट हुआ है, तो इसका मतलब बी जो है वो लेस एड्सॉर्ब हुआ है। अब आरएफ वैल्यू डेफिनेट है, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो बी है उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ एंड डिस्टेंस ट्रेवल किया कम, एंड डिस्टेंस कम ट्रेवल किया तो आरएफ वैल्यू भी क्या हुई? कम। अब ये ऑप्शन डी है आंसर इसका। अगर ये क्लियर नहीं है तो इसका मतलब हम आरएफ को भूल गए। तो जहां मैंने रिटार्डेशन फैक्टर पढ़ाया वहां जाके दोबारा से रिवाइज करिए। व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर? रिटार्डेशन फैक्टर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कंपोनेंट, अगर ए का निकाल रहे हैं, एनी कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन टू द, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी कंपोनेंट फ्रॉम द बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेस फ्रॉम द बेस लाइन। ये रेशियो होता है, रिटार्डेशन फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, आंसर लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का फिगर है और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे ये मेंशन कर दिया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज वेरी क्लियर कि इसमें सिलिका जेल होगा स्टेशनरी फेस। ओके, अब सिलिका जेल स्टेशनरी फेस है, फिर हमें पता है कि सिलिका जेल क्या है? पोलर। अब बाय लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा और जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ए जो है, ए ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब ए जो है इसका एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्गर है, हायर एड्सॉर्प्शन। इसका स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन होने का मतलब ये मोर पोलर है। क्या है? मोर पोलर। ए इज मोस्ट पोलर। ए क्या है हमारा? मोस्ट पोलर। एंड जो सी है इसका लेस एड्सॉर्प्शन है, लेस एड्सॉर्प्शन है, एंड ये क्या है? लीस्ट पोलर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ ट्राई आंसर। ट्राई कर लिया है तो आंसर देखते हैं। तो यहां से अपने को समझ आया कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। क्या कंपाउंड सी ए और बी से ज्यादा पोलर है? नहीं, सी तो लेस पोलर है। तो दिस स्टेटमेंट क्या चूज करना है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट, कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर। जो ए कंपाउंड है वो लीस्ट पोलर है। तो
ए इज मोस्ट पोलर। तो अब क्या कर दिया मैंने, एक्चुअली ऑप्शन गलत पढ़ के गलत लगा दिया। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर, रॉन्ग है। ए तो क्या है, मोस्ट पोलर। कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, जो सी है वो ए और बी से ज्यादा पोलर है, नहीं, वो तो लीस्ट पोलर है। तो ये भी गलत हो गया, इनकरेक्ट बताना है, 2 इनकरेक्ट। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल जेईई मेंस में ऐसे पूछे जाते हैं। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए, जो बी है वो सी से पहले आएगा और ए के बाद में, पॉसिबल ही नहीं है बीच में है ये, तो पहले सी आएगा फिर बी फिर ए, तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, फिर गलत पर टिक कर दिया। कई बार बोर्ड के पास बैठने में दिक्कत है। नाउ कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम, अब देखिए पहले सी सेपरेट हुआ है फिर बी फिर ए, तो डेफिनेटली कॉलम में सबसे ज्यादा टाइम किसने लगाया, ए ने। किसने लगाया, ए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट है ए बी सी, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर ए बी सी, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो प्लीज कमेंट में, नेक्स्ट में जो कैरियस मेथड बनाऊंगा उस या ज़ेल्डाल ड्यूमा उसमें मैं कवर कर लूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहां पे 2 स्टेटमेंट है। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेस इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। सेल्यूलोज एक इनर्ट सपोर्ट होता है, उसके बीच में पेपर में वाटर होता है, तो दिस इज ट्रू। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेस, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें पेपर का मटेरियल स्टेशनरी फेस है, नो, वो तो एक न्यूट्रल सपोर्ट होता है। वो क्या होता है, एक न्यूट्रल सपोर्ट, उसके अंदर जो वाटर है वो स्टेशनरी फेज है। तो रिपीट हो गया, देखो ये क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन है, 25 जेईई मेंस 25 में सिंपल क्वेश्चन पूछा है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो आपको बताना है क्या सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो योर आंसर इज ए। क्या है हमारा आंसर, ए है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां खड़ा हो जाता हूं। यूजिंग द गिवन फिगर, रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यू ऑफ सैंपल ए एंड सैंपल सी, सैंपल ए और सैंपल सी का रेशियो निकालना है। वैल्यू ऑफ एक्स जो कि x इंटू 10⁻⁻² की टर्म में है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए आरएफ वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द आरएफ वैल्यू ऑफ ए, तो आपको याद है क्या है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रॉम बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस फ्रॉम बेस लाइन, दिस इज ए। नाउ आरएफ फैक्टर ऑफ बी, सी पूछा है, बच गए अभी ये, इसलिए मिस्टेक हो गया था। आरएफ फैक्टर ऑफ सी पूछा है आपसे, तो सी का आरएफ फैक्टर क्या होगा, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस फ्रॉम बेस लाइन। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताओ, ये कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो बेसिकली इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो ही क्या हुआ, इसके आरएफ फैक्टर का रेशियो हो गया। तो बस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रॉम बेस लाइन इज 5 सेंटीमीटर। कितना है ये, 5 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा 5। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी फ्रॉम द बेस लाइन, C is traveling 10 सेंटीमीटर, कितना 10, तो बाय 10। क्या आंसर आया, 5 बाय 10 मतलब 5 इंटू 10 रेज टू पावर -1, बट आंसर किस में बताना है, 10 रेज टू पावर -2। तो क्या होगा 50 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ये 24 का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 50। अब अगर आरएफ फैक्टर निकालना आ गया है तो बस अब तो प्रैक्टिस करते जाओ, हर स्क्रीन में आरएफ फैक्टर पे ही क्वेश्चन है, अगले 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है,
तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? ये हमें एक्चुअल में बताता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। हाउ? क्वेश्चन में बोले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी सी वर अलाउड टू रन in thin layer chromatography using hexane, which is a mobile phase here, and gave the following results. RF value of most polar compound. C. इस क्वेश्चन से एग्जामिनर ये जानना चाहता है, क्या बच्चे को ये पता है, चलो ये तो बच्चे ने याद कर लिया कि सिलिका जेल पोलर है और उस पर जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन क्या बच्चे को ये भी पता है कि मोबाइल फेज में जो कम डिसॉल्व होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या ज्यादा? तो सोचिए, तो देखिए हेक्सेन क्या है, मोबाइल फेज विच इज पोलर। हेक्सेन क्या है हमारा? हेक्सेन इज अ मोबाइल फेज। और मैंने गलत बोल दिया पोलर, इट इज नॉन पोलर। अब अगर ये नॉन पोलर है तो आप बताइए इसमें जो मोस्ट पोलर सब्सटेंस होगा वो कम डिसॉल्व होगा या ज्यादा? जो मोस्ट पोलर कंपाउंड होगा वो मोबाइल फेज में ज्यादा डिसॉल्व होगा या कम? तो डेफिनेटली जो मोस्ट पोलर होगा वो लेस डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व वर्ब मैं गलती से बार बार यूज कर रहा हूं, एफिनिटी यूज करना चाहिए, राइट? क्या वर्ड यूज करना चाहिए? एफिनिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में जनरली जैसे NaCl ब्रेक हो गया, दैट इज काइंड ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो एफिनिटी इज मच बेटर वर्ड। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि ये लेस डिसॉल्व, अब जो कम डिसॉल्व होगा तो जब वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो सोच के बताइए, जब हेक्सेन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो उसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा वो ज्यादा ऊपर उसके साथ जाएगा और जो कम डिसॉल्व होगा कम जाएगा। बोलो बात समझ आई? हेक्सेन में जो कंपोनेंट ज्यादा डिसॉल्व होगा वो उसके साथ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो कम डिसॉल्व होगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। और रिवर्स होता है अगर एड्सॉर्बेंट सिलिका जेल की बात करते, सॉलिड फेज स्टेशनरी फेज पे जो ज्यादा एड्सॉर्ब होता है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है और मोबाइल फेज में जो ज्यादा डिसॉल्व होता है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, ध्यान सुनना। स्टेशनरी फेज में जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मोबाइल फेज में जो ज्यादा एफिनिटी होगी या डिसॉल्व होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, करेक्ट, क्योंकि उसके साथ मूव करेगा। तो जो मोस्ट पोलर कंपाउंड होगा वो ट्रेवल करेगा लेस डिस्टेंस, मोस्ट पोलर कंपाउंड विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस, तो उसका RF फैक्टर क्या होगा? लेस। तो RF फैक्टर लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है? तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है C ने। इट मींस C इज मोस्ट पोलर कंपाउंड। नाउ अब हम अगर यहां पे बात करें तो C का बेस लाइन से कितना डिस्टेंस है? C का बेस लाइन से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। RF फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट हेक्सेन फ्रॉम द बेस लाइन। सॉल्वेंट हेक्सेन क्या है? 8। क्या है ये हमारा? 8 सेंटीमीटर। तो 2/8 इज 1/4 एंड 1/4 को अगर 10⁻²में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 25 × 10⁻²। सो बड़े ध्यान से समझना, आई गेस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था जो कवर हो गया कि अगर जब भी एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है तो स्टेशनरी फेज की बात हो रही है, सॉलिड फेज की बात हो रही है, और जब मोबाइल फेज की बात होगी तो उसमें जो कंपोनेंट ज्यादा डिसॉल्व होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ ट्रेवल करता है। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Following chromatogram was developed by adsorption of compound A on a 6 centimeter thin layer glass plate. Retardation factor of A. A का retardation factor बता। तो देखिए पूरी जो प्लेट है वो है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, लेकिन इस पूरी प्लेट में ऊपर नीचे से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया है और ऊपर से, तो यानी दिस इज बेस लाइन। ये क्या है? हमारी बेस लाइन। अब वो ये जानना चाहते हैं क्या कि आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर है
कि रिटार्डेशन फैक्टर में आप डिस्टेंस बेस लाइन से निकालते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड ए फ्रॉम बेस लाइन इज, यहां से यहां तक 3.5 है, हाफ घटा दो तो दिस डिस्टेंस इज 3। क्या हो गया ये डिस्टेंस? 3। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट? सॉल्वेंट ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरी प्लेट 6 सेंटीमीटर की है, हाफ सेंटीमीटर ऊपर नहीं है और हाफ सेंटीमीटर नीचे नहीं है, तो बताओ क्या हो गया? तो दिस इज 5, 6 में से 1 गया तो 5। तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया फ्रॉम द बेस लाइन? 5 सेंटीमीटर। तो 3/5 इज 0.6। तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या हुआ? 0.6। राइट, आंसर इज 0.6। ओके, क्लियर है ये चीज? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द सेपरेशन ऑफ टू कंपाउंड्स सब्सटेंस वाज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी फ्रॉम बेसलाइन। ये तो तुम कर दोगे आराम से, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा माइक निकल गया। हेलो हेलो हेलो, आ रही होगी आवाज सही? तो द सेपरेशन ऑफ two colored substance was done by paper chromatography. The distance traveled by substance solvent front, यानी solvent का distance है 3.25, A का distance है 2.08 और B का distance है 1.05। RF वैल्यू ऑफ A और RF वैल्यू ऑफ B का रेशियो बताना है। तो मुझे लग रहा है अब आप समझ गए हो। सीधे डिस्टेंस ट्रेवल बाय A टू द B, A is 2.08 और दिस इज 1.05। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अब आप समझ जाओ। अगर डाउट है तो पीछे जाके दोबारा देखो और व्हाई आई डू दिस, एंड किसी को डाउट है या मुझे कमेंट करो मैंने बेस लाइन वाला डिस्टेंस क्यों नहीं लिया। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2। तो आंसर क्या आ गया? अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डिस्कशन। यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द बिलो कैलकुलेटेड RF वैल्यू ऑफ A। ये आपके लिए छोड़ दूं क्या कि सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना? ठीक है, सो यहां हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में जितनी भी जानकारी ली है, इससे बाहर बन ही नहीं सकता क्वेश्चन, चाहे नीट में आए या जेई में। तो आप इसको रिवाइज करिए। कोई मतलब कंसेप्चुअल डाउट हो सकता है, मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना भूल गया हूं। देखिए, डाउट 2 तरीके के होते हैं। जब भी क्वेश्चन करो तो ये सोचो क्या ये हमने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो जाके कंसेप्ट देखो, बुक्स देखो या वीडियोस देखो, और नोट्स तो बहुत शॉर्ट बनाने चाहिए, मतलब आहा मोमेंट, जो लगा कि कुछ नई बात चली वही लिखो, नहीं तो बुक्स है पढ़ने के लिए और आजकल तो वीडियोस भी मिल ही जाते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन करो। दूसरा है कि आपने क्वेश्चन देखा और अलग ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो कमेंट करो। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।